जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें त्रिकोणमिति करवा दीजिए, तो लो भाइयों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है ना, रिवीजन हो जाएगा फास्ट, हम कह सकते हैं कि कम टाइम में काफी सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों की कवर हो जाएगी। बस बात रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो आप जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये चैप्टर जो है मेनली मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आपके 6 नंबर जो है वो कंफर्म करेगा। देखो यहां से आपके क्वेश्चन जो है मैं क्लियर कर देता हूं आपको। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का आपको अतिलघु उत्तरात्मक क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहां से, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आया, सॉरी 4 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो वो सीधा 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर भी जाएगा। तो ये चैप्टर जो है लगभग 6 से 8 नंबर के बीच में बैठता है हमारा। तो एवरेज हम इसको 6 नंबर का मानते ही हैं कि 6 नंबर तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। बस आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके चलिए, तो त्रिकोणमिति का परिचय ये आपका आज का चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके सबसे पहले इंग्लिश वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। कितने से? 3 से। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से हैं 3। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है आपका गोनो, और तीसरा है आपका मेट्रोन। ठीक है, ट्राई, गोनो और मेट्रोन, इसको भी कैपिटल ही कर देते हैं। ट्राई का मतलब कितना होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजाएं, ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन, अर्थात 3 भुजाओं के मापन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? 3 भुजाओं के मापन की बात की जाएगी। अब 3 भुजा नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? त्रिभुज आता है। क्या आता है बेटा? त्रिभुज आता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना 2-3 चीजें। एक तो यहाँ पर बात की जाएगी समकोण त्रिभुज की। किसकी बात की जाएगी? समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी, है ना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात की जाएगी समकोण त्रिभुज की। दूसरा, यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का। बोले तो बाबा पाइथागोरस प्रमेय। अब बाबा पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को काफी अच्छे से पता है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। इनका यूज सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। किसका मापन? त्रिभुज का मापन, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा हमने यहाँ पर कहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की जो भुजाएं हैं एवं जो त्रिभुज के कोण हैं इनके मध्य संबंध के बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो यही होती है आपकी त्रिकोणमिति। अब देखो त्रिकोणमिति में आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैं अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करता हूं तो टोटल आपके पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक चीजें मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, क्लियर। अब इसको मैं नाम दे देता हूं एबीसी समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज क्या है? एबीसी है। अब इसमें बी पर समकोण बना है। अब मान लो अगर आपके पास में यहां पर थीटा कोण है, यहां पर क्या है? थीटा कोण है, तो यहां पर जो कोण बन रहा है आपके, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये तो होगी इसकी यहां पर लंब। क्या होगी बेटा? यहां पर ये होगी आपके यहां पर लंब। ओके क्लियर। जिस पर थीटा कोण बन रहा है इसको कहते हैं हम आधार। ओके, और लंब के जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी इसको कहेंगे हम कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, और आधार को हम बेस कहते हैं। अगर मान लो मैं यहां पर थीटा की पोजीशन चेंज कर देता हूं, क्या करता हूं? थीटा की पोजीशन चेंज कर देता हूं, है ना। वही हमारा एबीसी त्रिभुज। अब मान लो समकोण तो यहीं पे आपके पास में ऑलरेडी, थीटा यहां चला गया। कहां चला गया? यहां चला गया। तो अभी मैंने क्या कहा? थीटा के जस्ट सामने आपका क्या होगा? लंब। ठीक, जिस पर थीटा बन रहा है वो क्या होगा? आपका आधार। जिस पर थीटा बन रहा है वो होगा आपका आधार, और लंब के जस्ट सामने वाली भुजा होगी आपके पास में कर्ण। कौन सी होगी? कर्ण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और आती है, आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा यहां पर बाबा पाइथागोरस का। ठीक है, बाबा पाइथागोरस प्रमेय।
बाबा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? बाबा पाइथागोरस प्रमेय सीधा सा हमने कहा जाता है कि यदि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, यदि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये एबीसी समकोण त्रिभुज है, क्लियर। अब इस समकोण त्रिभुज के अनुसार कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। क्या कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए अगर मैं इसके आगे की बात करता हूं, मान लो यहां से लंब का वर्ग निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस आधार के वर्ग को इधर भेज देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ओके क्लियर। मान लो हमें आधार का वर्ग निकालना है, ठीक है, क्या करना है, हमें आधार का वर्ग निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आधार के वर्ग को यहीं रहने दो, लंब के वर्ग को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ओके, इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है यहां पर। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी या कोई डाउट होगा। ओके नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे थे, और मैंने क्या कहा आपको कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्लियर। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है आपका कोस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा। ओके, साइन कोस टेन, फिर आपके पास में कोट थीटा, फिर आता है आपके पास में सेग थीटा, और फिर आता है आपके पास में कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके पास में। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब अगर मैं इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करता हूं तो साइन थीटा को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं बता देता हूं, एल से मतलब है आपका लंब, ठीक है, के से मतलब है आपका कर्ण, और ए से मतलब होगा आपका आधार। क्लियर है? चलो अगर मैं इसी तरह से कोस थीटा निकालता हूं तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसी तरह से अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो टेन थीटा क्या होता है आपका पता है आप लोगों को? जल्दी से बताओ भाई। टेन थीटा लंब बटे आधार, क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कोसेक थीटा की मैं बात करता हूं तो कोसेक थीटा होगा मेरे पास में कर्ण बटे लंब। सेग थीटा की अगर मैं बात करता हूं, सेग थीटा होगा कर्ण बटे आधार, और इसी तरह से कोट थीटा जो होगा वो होगा मेरे पास में आधार बटे लंब। ये आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं। इसको याद करने के लिए आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई जाती है जब आप स्टार्ट करते हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, है ना। मैंने भी बताया था आप लोगों को, काफी सारे बच्चों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इधर लिख देंगे हम लाल बटे कक्का, क्लियर, और ऊपर सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आपका कोसेक थीटा, सेग थीटा और कोट थीटा। ये आपके पास में सीक्वेंस रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग, क्लियर। इसके अलावा एक तरीका और है, इंग्लिश मीडियम वाले जिस तरीके से याद करते हैं उसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है सेम चीज, सीक्वेंस आपका जो है सेम रहने वाला है ना। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है, वही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इधर आएगा कोसेक थीटा, सेग थीटा और कोट थीटा, क्लियर। एक और तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर। एक और तरीका है पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, क्लियर। ये 3 चीजें हैं। अब यहाँ पी से मतलब है परपेंडिकुलर, पी से क्या मतलब है? पी से मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। बी से मतलब है बेस, एच से मतलब है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मुझे पता है कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देख, ध्यान रखना है यहाँ पर साइन थीटा का जस्ट उल्टा। अगर आपको साइन कोस और टेन का मान याद है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा, और इधर अगर मैं बात करता हूँ कोस का जस्ट उल्टा सेग होगा, और जो यहाँ पर कोट जो टेन का जस्ट उल्टा कोट होगा, या कोट का जस्ट उल्टा टेन, सेग का जस्ट उल्टा कोस, और कोसेक का जस्ट उल्टा साइन। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ ना, सीक्वेंस का रीजन ही यही है। और ये सारी चीजें आप लोग जो है एग्जाम टाइम पर क्या करना है कि पीछे की साइड लिख लेना, जो आप लोग का लास्ट पेज रहता है ना, एक कट मार के वहां पर लिख लेना, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। कोई स्किप भी हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये रिटर्न में है। ओके, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। आओ, एक क्वेश्चन दिया है कि यदि tan a बराबर
tan A बराबर कितना है 4/3। तो आपको कोण A, अब समझना, अब आपको क्या दिया है यहां पर, आपको साफ बोला है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण A के, किसके, कोण A के, मतलब हमारा जो कोण रहेगा वो कहां पर रहेगा, A पर रहेगा। समझना, ये आपका एक हो गया समकोण त्रिभुज, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। थीटा कहां है, यहां पर है, A पर थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अभी मैंने आपको बताया लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो आपके पास में लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। अब लंब आपके पास में 4 है, ये लो, आधार आपके पास में 3 है, ये लो, आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक, तो क्या करोगे, सबसे पहले बाबा पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, बाबा पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या कहा बाबा पाइथागोरस ने, बाबा पाइथागोरस ने कहा कि यदि हमारे पास में कोई एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, यही कहा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। अब कर्ण कितना है AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, लंब कितना है BC, तो BC का स्क्वायर, आधार कितना है AB, तो ये AB का स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया ये 16 प्लस 9। यहां पर ध्यान से देखोगे तो AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर कितना आ जाएगा √25, तो AC का मान आया यहाँ पर 5, कितना आया 5 इकाई आया, तो ये आ गया आपके पास में 5 इकाई। अब देखो आपको बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर 4, कर्ण कितना है यहाँ पर 5, तो 4/5। कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ पर निकालना है, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। अब देखो साइन कोस और टेन आपके पास में इसी, बाकी तो निकल जाएंगे भाई। टेन कितना आपके पास में, A के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो साइन A, कोस A, टेन A। ठीक, टेन A कितना हो जाएगा 4/3। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक A, तो ये हो जाएगा 5/4। कोस का जस्ट उल्टा हो जाएगा सेग A, ये हो जाएगा 5/3, और टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा कोट, तो कोट A बराबर 3/4। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब बताओ भाई, क्या किसी को कोई परेशानी आई, किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। यहां तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से सबको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब आगे बात आती है यहां पर त्रिकोणमितीय सारणी की, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपको सीधा सीधा सा मान पता होना चाहिए। अगर आपको मान पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो सारणी बनाना आना चाहिए। इसके लिए आपके पास में ट्रिक होती है और बहुत आसान होती है। सबसे पहले एक तरफ से थीटा चलेंगे, ठीक है। अब वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन कोस टेन कोसेक से कोट, ये चलता है इसमें सीक्वेंस। अब आपके पास में 2-3 चीजें हैं, है ना, कि इसको हम बना कैसे सकते हैं। तो देखो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर इसको लिख लोगे, है ना। इधर तो आपके जो है थीटा आ जाएंगे, इधर तो थीटा आ जाएंगे आपके, और इधर कोण आ जाएगा। ठीक, देखो अगर आपको मान याद है तो बहुत बढ़िया, साइन का मान याद रख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर। अगर नहीं याद रख सकते तो देखो एक तरीका और है, 0, 1, 2, 3 और 4 गिनती आती है, सब में 4 का भाग दे दो। क्या करो, 4 का भाग दे दो, दे दिया, लो फिर आप सबका स्क्वायर रूट कर दो। क्या करो, सबका स्क्वायर रूट कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यहां से कितना आएगा 1/2, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट होगा। यहां से देखो 0, 1/2 और ये हो जाएगा यहां पर आपके पास में, ध्यान से देखना, ये कटेगा, ठीक है, 1/2 आएगा यहां से, तो 1/√2 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहां से आ जाएगा √3/2 और यहां से आ जाएगा 1। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसीलिए, है ना, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी मान वही होता है। तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, 1/√2
√3/2 और 1। इस मान को क्या करो, पलट दो, साइन के मान को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। क्लियर। अब देखो साइन और कोस के मान तो आपके पास में आ गए। अब आपको अच्छे से पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, 0 डिग्री के लिए देखो sin थीटा कितना है 0, कोस थीटा कितना है 1, तो 0 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0, तो फाइनली यहां पर भी आपको मिलेगा 0। ठीक, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, sin 30 कितना है 1/2, कोस 30 कितना है √3/2, तो 2 से 2 गड़िया कितना मिला 1/√3, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में 1/√3। ठीक, फिर 45 के मान की तरफ चलो, किसकी तरफ चलो 45 के, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, 1 मिलेगा, तो फाइनली कितना आएगा आपके पास में 1। ठीक, फिर साइन 60 की तरफ चलते हैं, साइन 60 का मान कितना है √3/2, कोस 60 का मान कितना है 1/2, 2 से 2 गया, √3/1 का मतलब √3, तो फाइनली यहां कितना मिलता है आपको √3। क्लियर। और फिर साइन 90 का मान कितना है 1, कोस 90 का मान कितना है 0, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमें हमेशा अपरिभाषित मान मिलता है। क्या मिलता है, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखो यहां तक क्लियर। क्या करोगे, इस मान को उठाकर कोट कर रखना है ना, तो 10 के मान को उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में अपरिभाषित। ठीक, √3, 1/√3 और 0 हो गया। यहां तक सारा क्लियर। अब बचा कौन, कोसेक थीटा और सेक थीटा, है ना। अब आपके पास में एक ऑप्शन है, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा को देखो tan थीटा को लिखते हैं हम sin थीटा बटे कोस थीटा, है ना। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। ओके, तो sin 30 1/sin थीटा, तो 1/0, 1/sin थीटा, sin 0 का मान कितना है 0। तो अब देखो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है अपरिभाषित, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो यहां पर आ जाएगा ये अपरिभाषित। ठीक, क्लियर। फिर यहां से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला मान कितना है 1/2, तो 1/1/2 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा यहां पर 2। ठीक, इसी तरह से 1/√2 हो जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, तो ये √2। देखो अब ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको यही मान मिल रहा है ना। ठीक, इसी तरह से 60 के लिए देखेंगे, 60 के लिए देखेंगे तो 1/√3/2, 2 जाएगा ऊपर, बटे में रह जाएगा √3, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ कितना था √2, ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर। और 1/अपरिभाषित, 1/1 का मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1, ये लो। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस मान को कर दो उल्टा, इस मान को कर दो उल्टा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/√3, यहां आ जाएगा √2, यहां आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। इस तरह से हम इसे पूरे को सॉल्व करते हैं और इस तरह से हम सारणी बना सकते हैं। क्लियर। ये था आपके सारणी बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा तरीका। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी होगी या कोई डाउट होगा। यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि कोस 60 डिग्री कोस इंटू, है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आपको डायरेक्ट मान पता होना चाहिए। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। देखो कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 1/2। कोस 30 का मान √3/2 होता है, जो कि साइन जो है 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा आपके। क्लियर। प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, अभी मैंने बताया √3/2, और साइन 30 का मान 1/2। क्या करोगे, गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। यहां से ये हो जाएगा 2√3
ठीक है, क्योंकि √3 प्लस √3 4 अगर एलसीएम लेते हो आप, समझना मेरी बात, 4 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी आएगा √3 प्लस √3, √3 प्लस √3, इसको क्या लिखोगे 2√3/4, 2 से ये 2 बार कट गया, फाइनली √3/2 आपका आंसर आ गया। खत्म, टाटा बाय बाय। इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट सिद्ध कीजिए, आपको दिया है 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो LHS लेकर RHS निकाल लो या RHS लेकर LHS निकाल लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर LHS क्या है आपका 2 sin 30 डिग्री और इंटू कोस 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ भाई फटाफट से। नहीं तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, फाइनली √3/2 आया। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। ठीक, क्लियर। इसी तरह से अगला मैं देखता हूं यहां पर RHS लेने पर, RHS लेने पर तो ये हो जाएगा 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ये 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। फाइनली यहां से मिलता है आपको 2/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/3 ही आएगा। ये 2/√3 आपके एज इट इज बटे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 2/√3 बटे 4/3। क्लियर। देखो भाई ध्यान से, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू 3/4 कैंसल आउट हो गया 2 बार। ठीक, तो 3 बटे ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, हम क्या करेंगे भैया, हम एक काम करते हैं इसका परिमेयकरण करते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास में 3√3/2 इंटू √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 से गया 3, फाइनली मिला √3/2। क्लियर। अब यहां पर समीकरण हो गई 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण से आपको क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर किसके आ रहा है RHS के, LHS बराबर RHS। बस यही करना है हमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आपको आने चाहिए। देखो तुम लोग यहां तक सॉल्व कर लोगे उसके बाद उलझ जाओगे, तो परिमेयकरण करना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो इसको देख लेते हैं। ये है आपके पास में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। tan 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 3। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 3, तो 1 + 3 + 9, तो फाइनली और तो कुछ नहीं आ रहा। देखो भाई ध्यान से, हाँ नहीं आ रहा, 9 3 12 और 1 13, 13/3 ये आंसर। बस इतना सा करना है आपको। ओके, छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है। अगर छोटी छोटी सी चीजें आती है तो बहुत ही आसान काम है, फिर मुझे नहीं लगेगा कि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी होने वाली है। यहां तक की सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है बेटा आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब समझना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है। सीधी सी बात यह है कि यहां पर आता है 0 डिग्री, यह आता है 90 डिग्री, यह आता है आपका 180 डिग्री, और यह आता है 270 डिग्री, यह आता है 360 डिग्री। क्लियर। ये होता है आपका पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। इसमें आपके ऑल पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव। यहाँ आपका टेन थीटा
और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ आपका कोस थीटा और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो अब पूरक कोणों से मतलब है 90 माइनस थीटा, मतलब कि अगर आपके पास में साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेग 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर ये मिलता है, समझना मेरी बात को, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में मिलता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये लिखोगे साइन थीटा, और टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। कोट कन्वर्ट होगा टेन में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखोगे सेक थीटा। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा हो तो साइन कोस में कन्वर्ट, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, बस ये ध्यान रखना। ओके, फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दिया है, टेन 54 डिग्री बटे कोट 36 डिग्री। समझना मुझे, टेन 54 डिग्री का भी मिलेगा जब आप इसको टेन 90 माइनस 36 लिखोगे, ठीक है, तो बटे कोट 36 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो ये कोट 36 डिग्री बटे कोट 36 डिग्री, कैंसल आउट, बराबर 1, ये आंसर खत्म। आओ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, और इसने साफ कहा है कि 2a एक न्यून कोण है, तो आपको बताना है मान। अब ये अगर आपका न्यून कोण है तो आपको यहां पर बताना है, तो देखो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर आपका कितना है 2a, तो इसको लिखेंगे tan 2a बराबर कोट 90 माइनस 2a, ठीक, इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं मैं। क्लियर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसको tan 2a को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो यहां पर tan 2a को, सॉरी, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूं, इसको समीकरण 1 दे देता हूं। समीकरण 1 से देखो tan 2a को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं कोट a माइनस, या फिर समझना मेरी बात को, इस tan 2a को देखो, यहां पर अगर देखोगे इस tan 2a को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस समीकरण 2 से मान उठाकर यहां रख रहा हूं, है ना, tan 2a का समीकरण 2 से मान उठाकर यहां रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक, कोट a माइनस 18, ठीक, कोट से कोट खत्म, तो फाइनली यहां से मिलेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इस माइनस 2a को इधर लाओ, इस 18 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा आपका 108 बराबर 3a, a बराबर 108 बटे 3, तो a बराबर 3 3 9, 3 6 18, ये लो भाई, खत्म कहानी। इतना सा आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों से ध्यान रखना। चलो, सबसे लास्ट में आता है बेटा इसमें त्रिकोणमिति, जो है यहाँ पर सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 सर्व समीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मान लो आपको कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। अगर आपको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो इसको आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक। इसमें आपको अगर टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर इसका मान होता है 1, ठीक है। यहां से अगर आपको कोट स्क्वायर ए का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस के 1 को उधर भेजा, माइनस के 1 हो गया, ठीक। इसके अलावा कोसेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए को उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपके 3 सर्व समीकरण होती है, इन 3 से हम और बना सकते हैं, तो टोटल 9 सर्व समीकरण हो जाएगी, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर में अगर हम देखते हैं यहाँ पर
तो आप ध्यान से देखना क्या क्या बात करने वाले हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई एवं दूरी को वास्तव में मापने के बिना खोजने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी ऊंचाई एवं दूरी को आप क्या करोगे, मापोगे, है ना, किसी ना किसी मेजरमेंट में, मतलब कि एक आप सोर्स लोगे कि स्केल लिया जैसे कि हाँ इतने मीटर की है, इतने सेंटीमीटर की, लेकिन आपको कोई दूरी तो आप किलोमीटर में मापते हो, मीटर में मापते हो, लेकिन आपको मैं कहता हूं कि डायरेक्ट ये बताना है बिना मापे, कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो है यूज करते हैं। जैसे कि एक टावर हो गया, पहाड़ हो गया, इमारत हो गई, पेड़ की ऊंचाई होगी, लाइट हाउस हो गए, जहाज की दूरी होगी, नदी की चौड़ाई होगी, ये सारी चीजें का जो उपयोग किया जाता है यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। ओके, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना। ये समझ लिया तो आपका बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर छोटी छोटी सी बात की जाए सबसे पहले, तो इसमें आती है दृष्टि रेखा, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। दृष्टि मतलब कि मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा, और देख देख कर क्या हो गया, देखते देखते, है ना। दृष्टि मतलब नजर, यही कहते हैं ना, दृष्टि मतलब नजर। तुमने फर्स्ट टाइम किसी को देखा और तुम्हें वो पसंद आ गया, तो वो पहली बार जो नजर मिली, कहते हैं ना कि पहली बार जो नजर मिली, है ना, तो यही यहां पर फंडा होने वाला है। ये है हमारा बाबू, कौन है भैया, बाबू, ठीक है, और ये है बाबू की सोना। ये कौन है, बाबू की सोना, तो सोना बाबू हो गए ये, ठीक है। अब देखो बाबू क्या कर रहा है, सोना को मना रहा है कि सोना मान जा, सोना मान जा, सोना मान जा। अब स्टार्टिंग में तो सोना मानती नहीं है, तो बाबू कहता है कि देख अगर नहीं मानेगी ना तो मैं टावर पे चढ़ जाऊंगा। सोना भी गुस्से गुस्से में कह देती है कि चढ़ जा, मेरा क्या जा रहा है इसमें, भाई टावर पे चढ़, पहाड़ पे चढ़ या जमीन पे बैठ, मेरे घर का तो कुछ जा नहीं रहा। तो भैया बाबू मानता नहीं, बाबू जो है, अब बाबू तो बाबू ही होता है, तो बाबू चढ़ गया टावर पे। अब बाबू टावर पे चढ़ा तो बाबू ने आवाज दी किसको, सोना को, सोना सोना। ये सोना चांदी वाला नहीं है, है ना, ये बाबू की सोना है, ठीक है। जैसे ही इसने इसे आवाज दी तो आप ये देखोगे इसकी नजर इस पर गई और इसकी नजर इस पर गई। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई आवाज देता है, जैसे मम्मी ने आवाज दी, तो फट से आप गेट की तरफ देखते हो अगर आप अपने रूम में हो, है ना। मैंने आपको आवाज दी तो आप सीधा मेरी तरफ देखोगे, तो हमारे बीच में एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी, मतलब कि ये दृष्टि, आपकी दृष्टि मेरी तरफ, मेरी दृष्टि आपकी तरफ, तो एक पूरी लाइन बन रही है। तो यही यहां पर फंडा होता है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु तक खींची गई है। प्रेक्षक की आंख, ठीक है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा, ठीक है, एक देखने वाला होगा और एक आवाज देने वाला होगा, ठीक है, दोनों हो गए। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो जो रेखा बनेगी इसे ही हम कहते हैं दृष्टि रेखा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट। ओके, क्लियर। चलो अब इसमें सबसे पहले आता है उन्नयन कोण। क्या आता है बेटा, उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है आखिर में, इसकी बात करते हैं। तो उन्नयन कोण, जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, तो इस अवस्था में वस्तु और देखने वाले की आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे हम वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना, कैसे समझे, नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। आओ देखो, ये कौन है, बाबू, अभी हमने कहा ये बाबू और ये बाबू की सोना। कौन है, ये बाबू की सोना, ठीक है। अब देखो सोना यहां खड़ी है ना, सोना अगर यहां खड़ी है, समझना यहां पर सोना खड़ी है, तो सोना की लेवल पर, ये अपनी आंखों की लेवल पर जो देख रही है, ये तो हो गई इसकी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये तो हो गई इसकी क्षैतिज रेखा। और ये जैसे ही ऊपर देखती है, ये जैसे ही ऊपर देखती है तो इसकी नजर कहां जाती है, इस पर। कुल मिला के क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बनने वाले कोण को ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पर बंदर बैठा है, हम कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अब अगर हम जनरली बात करें तो हमारी आंख की अगर डायरेक्शन देखते हैं लेवल पर, तो हमें सिर्फ इस लेवल का नजर आएगा जितनी हमारी हाइट है ना। जैसे ही हम सर ऊपर करेंगे थोड़ा सा तो हमारी नजर उस कोने पर भी जाएगी। क्लियर। तो यही फंडा है यहां पर कि जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से जाने वाले क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो, तो क्षैतिज रेखा तो हो गई ये, इससे ऊपर की तरफ, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो यहां पर ये कोण बन रहा है, इसे ही हम कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, क्लियर। आगे बात समझ में, जैसे कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर
है ना। अब हेलीकॉप्टर को अगर आप देखते हो तो ऐसे देखोगे, क्लियर, तो आपके आंखों का लेवल तो ये रहेगा और ऊपर की तरफ आपने देखा तो दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको देखा तो ये वाली जो मेरी रेखा है ये तो हो गई दृष्टि रेखा। अब मैं इस कॉर्नर पर देखता हूं तो दृष्टि रेखा से ऊपर की तरफ इस रेखा मतलब कि सॉरी क्षैतिज रेखा से ऊपर जैसे ही मैं उस वस्तु को देख रहा हूं तो ये हो गई मेरी दृष्टि रेखा। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है इसे ही हम कहेंगे यहां पर उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें अवनमन कोण। क्या आता है इसमें, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण जस्ट उन्नयन कोण का उल्टा होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण का उल्टा होता है, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण का उल्टा होता है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से जाने वाले क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित होता है। देखो क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ अगर कोई कोण बन रहा है तो उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ कोई कोण बन रहा है तो उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा है, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है वो हो गया हमारा उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ कोई कोण बन रहा है वो हो गया हमारा अवनमन कोण। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर ये क्षैतिज रेखा की बात करेंगे तो मतलब इसकी हाइट पर जो ये रेखा बन रही है ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, ठीक है। इससे जैसे ही ये ऊपर की तरफ देख रहा है इस एरोप्लेन को तो ये वाला जो कोण बन रहा है ये हो गया हमारा यहां पर उन्नयन कोण। क्लियर, सेम इसी तरह से यही व्यक्ति क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ इस डॉग की तरफ देख रहा है तो ये वाला जो कोण बन रहा है क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ इसे ही हम कहते हैं अवनमन कोण। ओके, क्लियर है। तो इतना आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट या कोई परेशानी होगी यहां तक। क्लियर, चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। छोटे छोटे से हमारे प्रश्न आने वाले हैं, इन प्रश्नों को आपको ध्यान से और अच्छे से देखना है। क्लियर, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए तो सारा काम हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे tan थीटा वाले। कौन से मिलेंगे, tan थीटा वाले। इसके बाद आपको sin थीटा वाले और लास्ट केस में आपको cos थीटा वाले क्वेश्चन। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इस चैप्टर में। तो ज्यादातर फोकस आपको बस इन दोनों पर ही करना है, ठीक है। एक बार अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आप बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से यहां पर इनको सॉल्व कर लोगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार खड़ी है, लो भैया ये मीनार है, अब ये कहां खड़ी है, धरती पर, तो ये हो गई धरती। क्लियर, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे ध्यान दो। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। अब मीनार का पाद बिंदु कहां है, ये रहा, ठीक है। यहां से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मतलब कि ये दूरी कितनी हो गई आपकी, 15 मीटर की हो गई। चलो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर कहां है, यहां पर। ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई निकालो, आपको ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको दे देता हूं B और इसको दे देता हूं C। क्लियर, जो जो क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे बस आपको फिगर बनाते हुए जाना है। तो आप यहां पर देखोगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब कितना है हमारा AB, आधार कितना है हमारा BC। क्लियर, tan 60 का मान कितना होता है, √3। क्लियर, और AB क्या करना है, हमें निकालना है, जो कि हमारे पास में H, और BC कितना है हमारे पास में 15। क्लियर, तो यहां से H बराबर कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर, ठीक है, 15√3 मीटर। तो हम कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर प्राप्त होती है। क्लियर, आगे बात समझ में, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। बताओ भाई, यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। ओके, ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा आपको 3-4 मान पता होना चाहिए। tan 30 का मान, ठीक है, tan 45 का मान और tan 60 डिग्री का मान, ये आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है,
1/√3 होता है। tan 45 का 1 और tan 60 का √3। ये अगर आपको मान पता है बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी ठीक करनी है, मतलब ठीक है, खराबी ठीक करनी है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ठीक भी ऐड कर देते हैं। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि किसी खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है कि सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसने थोड़ा सा लैंग्वेज से आपको क्या किया है, कंफ्यूज किया है। तो समझना, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, ये आपका हो गया खंबा। क्या हो गया? खंबा, ठीक है। अब इस खंबे की ऊंचाई कितनी है कुल? इस खंबे की ऊंचाई है 5 मीटर, ठीक है। कितनी है? 5 मीटर। क्लियर? अब क्या बोला गया है? मरम्मत का काम ठीक करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर। अब इसका शिखर कहाँ है? ये रहा शिखर, ये रहा। इससे 1.3 मीटर मतलब कि यहाँ पर, है ना, एक सीढ़ी लगा दी जाती। ये सीढ़ी लग गई, ये लो भाई, ठीक है। तो अब आपको एक तो यहाँ पर देखो, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको मैं सी दे देता हूँ, और इसको मैं डी दे देता हूँ। ये कोण दिया है मुझे 60 डिग्री का, ठीक। अब मुझे एक तो क्या निकालना है? मुझे एक तो ये सीढ़ी निकालनी है, ठीक है। एक तो ये सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, और एक मुझे इस सीढ़ी और इस खंबे के पाद बिंदु का जो ये डिस्टेंस है ये निकालना है। कुल मिला के मुझे यहाँ पर BC और DC दोनों की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? चलिए अब इसको देखते हैं हम। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि आसानी से हम सब कुछ कर सके। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ AD, ठीक है। AD किसके बराबर है? AD बराबर है AB प्लस BD, AB प्लस BD, ठीक है। अब मुझे ध्यान से समझना, मुझे पहले ये निकालनी है, ये इतनी सी ऊंचाई पिंक वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? BD किसके बराबर होगा? BD जो है आपका AD माइनस AB हो जाएगा, ठीक। तो BD बराबर ये आपके पास में हो जाएगा 5 माइनस, ठीक है। AD कितना है आपके पास में? 5, और AB कितना है आपके पास में? 1.3, ठीक है। तो BD बराबर आ जाएगा 3.7 मीटर। क्लियर? ये आपके पास में आता है। अब BD बोले तो ध्यान से देखना, BD बोले तो ये यहां से यहां 3.7 मीटर, ठीक है। अब देखो समझना एक बात ध्यान से, आपके पास में ये 5 मीटर तो पूरे खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। आपके पास में ये BD है, ठीक है, जो कि क्या हो गया आपका लंब। आपको निकालना है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो कुल मिला के हम किसकी बात करेंगे? साइन थीटा की। तो त्रिभुज BDC में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्लियर? तो यहां से साइन थीटा बराबर लंब कितना है मेरा? BD, और कर्ण कितना है मेरा? BC, ठीक। चलो यहां से देखोगे थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर BD कितना है मेरा? 3.7 मीटर, ठीक है। और BC मेरे पास में निकालना है। क्लियर? तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर 3.7 मीटर। तो यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे क्या? BC बराबर, पीछे लिख रहा हूं मैं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। BC बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे में इसके क्या आ गया? BC आ गया। तो BC बराबर आ जाएगा BC गुणा √3 बराबर 3.7 गुणा 2, ठीक है। वज्र गुणा होगी क्रॉस आपस में। तो BC बराबर यहाँ से आ जाएगा 3.7 गुणा 2 बटे √3। तो BC बराबर इसको सॉल्व करोगे 4.28 मीटर, ये आपके पास में आ जाएगा। तो BC बोले तो ये कितना है? 4.28 मीटर। अब आपको यहाँ पर निकालना है, ये CD निकालना है, ठीक है। अब CD निकालने के लिए क्या करोगे भाई? आपके पास में यहाँ पर देखो भाई, लंब है और आपके पास में कर्ण है, आपको निकालना है आधार, है ना। तो अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ से
कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब, ठीक। कोट थीटा बराबर आधार कितना है CD और लंब कितना है BD, CD बटे BD, ठीक। तो यहां से कोट थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, CD कितना है मेरा निकालना है, ठीक है। और BD कितना है मेरे पास में 5 मीटर। ये लो कोट 60। अब आपको सिर्फ कोट 60 का मान पता होना चाहिए। अगर कोट 60 का मान पता है तो आपका काम बिल्कुल आसान है, आपका काम बिल्कुल आसान है। तो कोट 60 का मान जो tan 30 का मान होगा वो कोट 60 का मान होगा, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 1/√3 बराबर CD बटे 5। तो 5 गुणा 1 बराबर CD गुणा √3। तो CD बराबर 5/√3। √3 का मान क्वेश्चन में जो है 1.732 आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, हमें CD चाहिए, CD चाहिए। तो BD कितना है हमारे पास में, BD तो 3.7 है, सॉरी 3.7 है। तो यहाँ 3.7 कर लो, ठीक है, 3.7 कर लो, 3.7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.7 बटे √3। तो CD बराबर इसको सॉल्व करोगे तो 2.14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये तो मिला आपको मीनार, यहाँ पर खंबे के पाद बिंदु, खंबे तथा CD के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। और ये मिला आपको यहाँ पर CD की लंबाई। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर करनी थी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षण प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है ना। तो मतलब एक चिमनी की बात की जा रही है। तो ये लो भैया एक चिमनी, ठीक है। चलो अब 1.5 मीटर लंबा, कितना लंबा 1.5 मीटर लंबा, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप है ना, समझना अब थोड़ा सा इसको ध्यान से। ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप हो गया, ठीक है, क्लियर। और यहां पर मान लेते हैं हम एक चिमनी हो गई। अब इसको ध्यान से देखना, बस इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये वाला जो कोण बन रहा है 28.5 मीटर की दूरी, मतलब कि ये कोण तो बन रहा है आपके पास में 45 डिग्री का, ठीक है। और A, E, B, C और D, ABCDE ये नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हमें चिमनी की ऊंचाई निकालनी। अब चिमनी की ऊंचाई बोले तो आपको निकालनी कुल मिला के AB। आपको क्या करना है, AB निकालना है। अब AB निकालना है, समझना मेरी बात, AB निकालने का मतलब हो गया AE प्लस EB, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये 1.5 मीटर लंबा है ना, अगर ये 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, आगे बात समझ में। और ये भी कितना होगा फिर 1.5 मीटर। ये वाली दूरी अगर आपके पास में 28.5 मीटर दी गई है जैसा कि क्वेश्चन में, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी आपके पास में 28.5 मीटर। तो यहां से मैं देखूंगा कि AB बराबर AE प्लस EB कितना है मेरे पास में 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1.5 मीटर अगर मैं AE का मान निकाल के यहां रख देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं भेज देता हूं साइड में थोड़ा सा ताकि आपको प्रॉपर नजर आ जाए। चलो भाई, तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। यहां तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखते हुए जाना, यहां से अगर आप देखोगे तो ये DC और EB बराबर है। तो DC DE और BC ये बराबर है आपके पास में कितनी 28.5 मीटर, क्लियर। इसी तरह से DC और EB आपकी बराबर है ये कितनी 1.5 मीटर। हमें कुल मिला के सबसे पहले तो ये निकाल लेना है, ठीक है। अगर हमें ये मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है,
लंब कितना है AE और आधार कितना है ED। ठीक, तो tan 45 का मान 1 होता है। AD AE को A रहने देता हूँ। ED कितना है मेरे पास में 28.5। तो यहाँ से AE ये मिलता है मुझे 28.5 मीटर। ठीक है, ये मिल गया है ना। इस AE का मान, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। तो AE का मान समीकरण 1 में रखने पर, AE का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास में AB बराबर AE प्लस, एक मिनट, समीकरण 1 में इसको नाम दे देता हूँ, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 28.5 प्लस 1.5, तो AB बराबर 30 मीटर। यही आपका आंसर आता है और यही आपको करना था, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी, उस स्थिति में 40 मीटर, उस कर लो इसको। ठीक है, उस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, उस स्थिति में एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुल मिला के हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका फिगर ध्यान से समझना। ये हो गई आपकी मीनार, ठीक है, और ये हो गई इसकी छाया डीबी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए। क्लियर। अब क्या बोला है कि जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब आप ये देखो कि आपको इस तरह से मिलता है, ये इस तरह से। ठीक है, क्लियर। अब उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब यहां से यहां तक, तो इसको सी नाम दे देता हूं। ये 40 मीटर है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। कुल मिला के मुझे ये एच निकालना है। कुल मिला के इस मीनार की ऊंचाई मुझे निकालनी है। ठीक, अब इसको भेज देते हैं हम साइड में। कहाँ भेज देते हैं? साइड में। यहां से ध्यान से देखना बस आप। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम पूरा आसान हो गया। मीनार की छाया निकालने के लिए हमारे पास में दो त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, उससे पहले मैं डीबी बता देता हूँ आपको कि डीबी बराबर क्या हो जाएगी, 40 प्लस एक्स मीटर हो जाएगी। ठीक है, डीबी कितनी हो जाएगी, 40 प्लस एक्स मीटर हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC की बात हो रही है, ABC। ठीक है, तो यहां से आपको साफ बोला है कि एंगल जो है आपका 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि ये 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री, यही बोला है ना? नहीं, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। ओके, चलो, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। ठीक, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब कितना है, AB, और आधार कितना है आपके पास में, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और AB कितना है, H, इसको H माना है, और BC इसको क्या माना है, X। तो ये हो गया X। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये आपको देखना है। यहाँ से H बराबर देखोगे तो H का मान आ जाएगा √3x। कितना आ जाएगा, √3x। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ओके, चलो अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABD में, ठीक है, वही tan थीटा बराबर, थीटा का मान 30 डिग्री, लंब बटे आधार। लंब आपका AB और आधार आपका BD या DBA की बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan 30 का मान 1/√3, AB का मान H और DB का मान हो जाएगा 40 प्लस एक्स। ऑलरेडी हमने पहले निकाला है। अब देखो, इस H का मान यहां से उठाकर यहां रख सकते हो। तो समीकरण 1 से H का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं हम, H का मान रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर
√3x बटे 40 प्लस x। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर √3x इंटू √3, है ना, या फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x बराबर √3x इंटू √3। ओके, तो ये हो गया 40 प्लस x बराबर 3x, इस x को उधर भेजो तो 40 बराबर 3x माइनस x, तो 40 बराबर 2x, x बराबर 40 बटे 2, तो x बराबर 20 मीटर। कुल मिला के ये जो आई है मीनार की ऊंचाई 20 मीटर आपको मिलती है। इतना सा आपको करना है और आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से अगर आपने इन क्वेश्चंस को बना लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो फॉर्मूलेज हैं। तो बेटा फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों घन। घन क्या है बच्चों, जिसमें क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं और 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 12 शीर्ष होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास घन है, इसमें क्या खासियत होती है कि इसकी सारी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो 2 फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं। एक तो होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 6 गुणा में जो उसकी भुजा है, भुजा यहाँ पर a है तो a का स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद आता है बच्चों घन का आयतन। तो जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3, या कि a गुणा में a गुणा में a। ठीक है, और इसका मतलब हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं a की घात 3। ठीक है, ये हो गया आपका घन। 2 ही फॉर्मूले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ में क्या होता है बच्चों, घनाभ में हमारे पास घनाभ का एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है और घनाभ का आयतन होता है। अब देखिए घनाभ में क्या होता है बच्चों, लंबाई अलग होती है, ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई हो गई h, और ये हो जाती है इसकी चौड़ाई b। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाता है LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद अगर बात करते हैं घनाभ के आयतन के बारे में, तो जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई की गुणा करनी है चौड़ाई के साथ, और इसकी गुणा करनी है किसके साथ, ऊंचाई के साथ। तो लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है B, ऊंचाई कितनी है H। L, B और H की तीनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें मिल जाता है घनाभ का आयतन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन में क्या होता है, वैसे तो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि बेलन में बेटा क्या होती है, त्रिज्या होती है। आधार जो होता है वृत्ताकार होता है तो उसकी त्रिज्या हो गई r। ठीक है, इसमें क्या होती है बेटा, ऊंचाई भी होती है। तो ऊंचाई अगर हम यहाँ से यहाँ तक की मान ले कि ऊंचाई जो है वो h है, तो हम यहाँ पर जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र का मतलब क्या होता है बच्चों, वक्र का मतलब होता है जो साइड वाला है। ठीक है, ये जो साइड वाला ऐसे घुमावदार जो पृष्ठ होता है ना, इसके बारे में बात चल रही है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई r और h, 2 पाई r h। इसके बाद बात करते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो, वक्र पृष्ठ में और कुल पृष्ठ में क्या डिफरेंस है कि वक्र पृष्ठ में तो केवल साइड साइड वाला आएगा, और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें ऊपर और नीचे का ये दोनों भी आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 पाई r h प्लस का क्या 2 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब दोनों में से अगर आप 2 पाई r कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस r बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई r प्लस ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। इसके बाद बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बच्चों बेलन का आयतन क्या हो जाता है, देखिए बेलन हमारे पास r त्रिज्या है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई r स्क्वायर और गुणा में कितना, जो उसकी ऊंचाई h है, पाई r स्क्वायर h। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं शंकु के बारे में। तो शंकु जो है हमारे पास, शंकु का एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, और शंकु का आयतन आता है। 3 चीजें इसमें भी है। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ में क्या आएगा बच्चों, ये जो साइड वाला जो घुमावदार हिस्सा है ये वाला, इसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये नहीं आएगा। जब किसकी बात होगी, जब होगी बात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी भी त्रिज्या क्या है बच्चों, इसकी भी त्रिज्या r है, और इसकी जो ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने मान लिया h है, और जो इसकी ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को हमने मान लिया कितनी है, l है।
तिर्यक ऊंचाई क्या है बच्चों L। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है बच्चों तिर्यक ऊंचाई, यानी कि पाई r और गुणा में L, पाई r गुणा में L। अगर हम बात करते हैं बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ये नीचे का आधार है, अब आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो आधार का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, पाई आर एल तो है ही है, इसमें आप क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो दोनों में से पाई आर कॉमन लोगे, यहाँ से बचेगा ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं शंकु के आयतन के बारे में। तो शंकु का आयतन क्या होगा, देखिए शंकु का जो आयतन होता है, अगर त्रिज्या वही है, ऊंचाई वही है, तो शंकु का आयतन जो है 1/3 हो जाता है, 1/3 होता है, 1/3 हो जाता है किसका, जो बेलन का आयतन था। अब बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है बच्चों शंकु का आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों गोले के बारे में। तो जो गोला है बेटा, गोला क्या है, गोला में क्या होता है, आयतन होता है। गोला बेटा एक त्रिविमीय ज्यामिति कह सकते हैं, त्रिविमीय आकृति होती है, क्योंकि बच्चों गोले में क्या है, जैसे आप देखिए कि आपके पास एक गेंद है, तो बेटा गेंद में क्या कर सकते हो, हवा भर सकते हो। अब गोले में और वृत्त में डिफरेंस क्या होता है, गोले और वृत्त में अंतर क्या होता है, जो वृत्त होता है बच्चों, वृत्त में क्या होता है बेटा, आयतन नहीं होता। आपने कभी ये नहीं सुना होगा वृत्त का आयतन, पर बेटा गोले का आयतन होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गोले का भी क्षेत्रफल होता है, पर गोले में बच्चों आयतन होता है। आपने गेंद देखी है, गेंद में हवा भरी जा सकती है, पर जो एक खाना खाने की प्लेट होती है, प्लेट में तो बेटा कोई हवा नहीं भरी होती ना, वो तो बिल्कुल क्या होती है, सपाट होती है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए गोले की भी क्या होगी बेटा, त्रिज्या होगी। मान लिया आर त्रिज्या है, तो बेटा गोले का चाहे वक्र पृष्ठ कह लो, चाहे आप गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, दोनों एक ही होते हैं, तो आप यहाँ पर बीच में या लगा सकते हैं। चाहे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए, चाहे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, बेटा दोनों ही बराबर होते हैं, है ना। ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही कह सकते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों ही क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं गोले के आयतन की। तो जो गोले का आयतन होता है वो हो जाता है 4/3 पाई और आर की घात 3, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। तो ये है बेटा फॉर्मूले। अब इसके बाद बच्चों जब हम गोले को बीच में से काट देते हैं, तो गोले को अगर हम ऐसे बीच में से काट देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, अर्धगोला बन जाता है। अब इस अर्धगोले के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये बोर्ड एग्जाम से, है ना। बोर्ड एग्जाम में आपके यही सारे जो है चीजें हैं, सारे ठोस आकृतियां यही हैं, इन्हीं को जोड़ करके, है ना, और इनसे ही क्या बनाया जाता है, दूसरी आकृतियां बनाई जाती है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है बेटा, अर्धगोला। अब अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, आर है। अर्धगोले की यहाँ पर बच्चे बात थोड़ी सी अलग होगी, यानी अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा और अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों वो अलग होगा। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो पूरे गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखो पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, क्योंकि ये गोला आधा है, हाफ है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा होगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा बेटा, ये वाला क्षेत्रफल भी आ जाएगा, जबकि वक्र पृष्ठ में क्या था, वक्र पृष्ठ में केवल ये वाला क्षेत्रफल आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो ये जो आधार है, जो कि इसका वृत्ताकार है, वृत्त के रूप में, सर्कल के रूप में है, ये भी आ जाएगा, ये भी इसी में जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो बच्चों आएगा ही, और इसके साथ साथ में ये वाले का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर जो हुआ वो इसमें जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। 2 और 1 कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि बेटा गोले में तो क्या होता है, दोनों चीजें एक ही होती है, चाहे वक्र पृष्ठ का हो चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो। लेकिन जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले में बच्चों दोनों अलग अलग होते हैं। वक्र पृष्ठ जो है 2 पाई आर स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों बात करते हैं अर्धगोले के आयतन की। तो अर्धगोला यानी कि आधा गोला, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे बच्चों आधा, यानी 2 से भाग दे देंगे।
तो बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो 4/3 को 2 से भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बेटा यही फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो बेटा देखो, ठोसों का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बीच में बेलन है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बीच में क्या है बेटा, बेलन है, और ये दोनों सिरे पर इस पर क्या लगा दिए गए, आधे आधे गोले लगा दिए गए। बीच में बेलन है, दोनों सिरों पर अर्ध गोले लगा दिए गए, और इस तरीके से तीनों को जोड़ दिया गया। तो हमारे पास जब हमने तीनों को ऐसे जोड़ा तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये वाली आकृति प्राप्त होती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये दवाई का क्या है बेटा, एक तरह से कैप्सूल है। तो जो दवाई का कैप्सूल है वो कैसे बना हुआ है, दवाई का कैप्सूल जो है वो बेलन से और 2 अर्धगोलों से बना हुआ है। अब अगर हम इसके आयतन के बारे में बात करेंगे तो बेटा आयतन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इस अर्धगोले का आयतन भी क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम तीनों के आयतनों को जोड़ देंगे तब जाकर के क्या बनेगा बेटा, पूरा वो जो ठोस हमारे पास एक खिलौना है या एक कोई भी चीज है, कैप्सूल है दवाई का, उसका आयतन निकल कर आएगा। ऐसे ही बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी करना पड़ेगा कि आपको बीच में देखा आपने कि बीच में तो बेलन लगा हुआ है, तो बेलनाकार जो हिस्सा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, इधर अर्धगोला लगा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इधर की तरफ भी अर्धगोला लगा हुआ है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर हम तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये खिलौना है। अब ये खिलौना कैसे बना होगा, पहले इस चीज को समझो। तो बेटा खिलौना कैसे बना है, देखो ये जो खिलौना है नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ आपका एक अर्धगोला है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, आपके पास एक अर्धगोला है ना, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक शंकु या कह सकते हैं जोकर वाली टोपी है। तो ये किसके फॉर्म में है, ये शंकु के रूप में है। तो इस शंकु को उठा करके यहाँ इसके ऊपर रख दिया गया। जब हमने इस शंकु को उठा के इस गोले के ऊपर रख दिया तब जाकर के बेटा हमारा ये खिलौना बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये तब जाकर के हमारा क्या बन के तैयार हो गया, खिलौना बन के तैयार हो गया। अब अगर मुझे इस खिलौने का आयतन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। बोलो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। मुझे इस क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा, है ना, अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा। और फिर हम दोनों के आयतनों को क्या कर देंगे, फिर दोनों के आयतनों को हम प्लस कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। बस इतनी सी बात है, तब जाकर के हमारा क्या बना है, खिलौना बना है। तो देखिए बच्चों, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने एक सवाल है, इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार पर व्यास क्या होगा। व्यास पूछा गया है, लंब वृत्तीय बेलन के बारे में बात चल रही है। तो बेटा जब भी आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक छोटा सा क्या बनाएंगे, डायग्राम। अच्छा बहुविकल्पीय में पूछा जा रहा है तब तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा अगर एक नंबर में भी पूछा जा रहा है, मतलब वेरी शॉर्ट में, अति लघु में पूछा जा रहा है, या 2 नंबर में पूछा जा रहा है, या 3 नंबर में पूछा जा रहा है, तो कंपलसरी है बेटा डायग्राम आप जरूर बना करके आएंगे। डायग्राम बनाने से बेटा आपको जो है नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो बेटा आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बेलन बनाएंगे इस तरीके से। अब कह रहे हैं कि इस बेलन का ये आधार का क्षेत्रफल, तो हमने मान लिया बेलन का जो आधार है उसकी त्रिज्या r है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, आधार किस रूप में होता है भाई, आधार जो है बेटा वो एक वृत्त के रूप में होता है। आधार किसके रूप में होता है, वृत्त के रूप में होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, वो तुम्हें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 9 पाई के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा यानी आर स्क्वायर बराबर 9 आ गया, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का वर्गमूल लिया 3 सेंटीमीटर आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेटा व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है बच्चों त्रिज्या का दुगना यानी 2r, यानी 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 3 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं
कि आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघला करके समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या है? देखो बेटा, हमारे पास क्या था? एक बेलन था, एक हमारे पास एक बड़ा सा बेलन था, और इस बड़े से बेलन को पिघलाया गया, है ना। क्या किया गया? इस बेलन को क्या किया गया? पिघलाया गया। पिघलाने के बाद 12 ठोस गोलों में, भाई छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं इससे। इससे क्या बनाए गए बेटा? छोटे छोटे गोले बनाए गए। और कितने गोले बनाए गए हैं? 12 टोटल गोले बनाए गए हैं। ठीक है, अब इन गोलों की बेटा त्रिज्या तो एक जैसी ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? समान माप के, मतलब जो ये आपने गोले बनाए हैं छोटे छोटे, ये सारे एक जैसे हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो बेटा इसकी भी त्रिज्या क्या है? r है। तो इसकी भी त्रिज्या क्या है? r है। इन सभी की त्रिज्या r है। और हम बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R, और बेलन की जो ऊंचाई है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो 2 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, यानी कैपिटल 2R। ये तो किसका व्यास दिया हुआ है? ये तो बेलन का व्यास दिया हुआ है। तो 2R बराबर कितना हो जाएगा? 2, यानी R बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऊंचाई कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? फिर इसके बाद कह रहे हैं प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? जो गोले बनाए गए हैं, तो बेटा देखो बेलन को ही पिघला के तो गोले बनाए गए हैं, है ना। तो वो जो छोटे छोटे गोले हमने बनाए हैं, उन गोलों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? जिससे वो गोले बनाए गए हैं। वो गोले किससे बनाए गए हैं? वो गोले बनाए गए हैं बेलन से। और बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो बेटा बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन बराबर होगा 12 गोलों के आयतन के। 12 गोलों का आयतन। तो बच्चों 12 गोले जो आपने बनाए हैं वो सारे एक जैसे हैं। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, और बेलन की त्रिज्या है कैपिटल R, और गुणा में बेलन की ऊंचाई है कैपिटल H। ठीक है बच्चों, और 12। ठीक है, एक गोले का आयतन कितना होगा? एक गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और गोले की त्रिज्या है बच्चों स्मॉल r, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां से बेटा ध्यान से देखिए, पाई से तो देखो पाई कट गया। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? r का मान हमें पता ही है कितना है? 1, और h का मान कितना है? 16। यहाँ पे रख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर गुणा में h का मान कितना है? 16, बराबर देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 चौके 16, और क्या है? गुणा में r की घात 3। तो बेटा हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि 16 से 16 कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या है? r की घात 3। या हम ये बोल सकते हैं कि r की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो r बराबर कितना होगा बेटा? 1 का, अब आपको क्या लेना पड़ेगा? अब आपको इस 1 का घनमूल लेना पड़ेगा। तो यानी r बराबर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का घनमूल 1 ही होता है। तो जो छोटे वाले गोले की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी जो वो आपने ठोस गोले बनाए हैं, तो प्रत्येक का व्यास क्या हो जाएगा? भाई व्यास क्या होता है बेटा? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, यानी कि हम कह सकते हैं 2 गुणा में 1, मतलब 2 सेंटीमीटर का व्यास होगा। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का व्यास होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया बेटा सबको? इस तरह के जो है सवाल बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को आने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बेटा एक ना इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, देख लेते हैं इसको भी। कह रहे हैं एक शंकु के आधार की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा किसके बारे में बात चल रही है? शंकु के बारे में बात चल रही है। शंकु कैसा होता है? जैसे जोकर की टोपी होती है, या जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। सबने खाई है ना, सबने आइसक्रीम खाई है, सबने सॉफ्टी खाई है, सबने जोकर की टोपी देखी है। बर्थडे वाली कैप तो सभी ने देखी होगी। तो बर्थडे कैप वाली कैप जो होती है बेटा, वो शंकु के रूप में ही होती है। अब इस शंकु की आधार की त्रिज्या हमने क्या मान लिया? r। देखो बेटा मैंने बोलते बोलते मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाना मस्ट है, मतलब आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर 1 नंबर में आए, 2 में आए, 3 में आए, 4, 6 जितने भी नंबर में आता है,
ठीक है, सिर्फ बहुविकल्पीय में आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो बच्चे इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h और इसकी तिर्यक ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, l मान लिया। अब बच्चों इन तीनों में संबंध क्या होता है, ध्यान रखेंगे, h, l और r में। तो बेटा l, h, l और r में क्या संबंध होता है, l का स्क्वायर बराबर क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय है बेटा, ये यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि बेटा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये लंब वृत्तीय शंकु है। ओके, अब इसमें क्या कहा है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना है, r बराबर आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है, h बराबर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा यहाँ से तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई जिसको हम कहते हैं l, l कैसे निकलेगी बेटा, l का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, r का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और 3 चौके 12। ठीक है, 12.25 आएगा, प्लस 12 कितना होता है, 144 होता है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। देखो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 2 6, ये आ जाएगा 4 और 2 6 है ना, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और आपके पास 1 आ गया और 0.25 आ गया। अब ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, जरा ध्यान से देखो बेटा, इसका वर्गमूल निकालना है तो एल बराबर ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12.5। अगर आप 12.5 करेंगे तो 12.5 का जो वर्ग होगा ना वो यही होगा, आप करके देख लेना। देखो 5 का वर्ग करेंगे, देखो 125 मान लो, 125 का वर्ग करके देखो यही आएगा बेटा, 15 6 2 5 करके देखो। देखो 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, और 12 की 13 में गुणा करो, 12 की गुणा 13 से, तो 13 12 की गुणा करके देखो, 13 12 कितना होगा, 2 3 6 का और हासिल लगा 1 है ना, 13 दूनी कितना होता है 26, 6 हासिल लगा 2 और 13 एकम 13 और 2 15। ठीक है, ये आ रहा है देखो 156 2 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ था तो मैंने यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम इसका बेटा वर्गमूल ले रहे हैं। तो L बराबर कितना आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जब आपको कभी भी ऐसे नंबर्स की वर्ग निकालना हो, गुणा निकालनी हो, जैसे मान लो आपको 45 का वर्ग निकालना है, तो ध्यान दो बेटा आप कैसे करोगे, ध्यान दो, ट्रिक बता रहा हूँ। 45 के वर्ग का मतलब क्या है, 45 की 45 से गुणा करनी है, यही तो मतलब है ना। तो बेटा क्या करा करो, पहले तो 5 की 5 में गुणा करी, 25 आ गया। अब यहाँ पर आपने नंबर देखा कि 4 है, यहाँ पे भी नंबर देखा 4 है, तो 4 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 4 के बाद अगला नंबर आता है 5। तो 4 की गुणा कर दो किससे, 4 की 5 से गुणा कर दो, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। लो ये हो गया आंसर। अगर आपसे मान लो निकलवाया जाता है 75 का स्क्वायर बताओ, ये बेटा इन्हीं नंबर्स के लिए होगा जिनके इकाई का अंक क्या होता है 5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, 75 गुणा 75 होगा। अब देखो 5 पंजे कितना होगा 25 होगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 की 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 7 के बाद आता है 8, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। लो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही बेटा आप किन्हीं और नंबर के लिए का भी कर सकते हैं। मान लो 95 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 95 लिखा है ना, 95 की 95 में गुणा करनी है ना, तो देखो 5 पंजे कितना होगा 25 होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9, बेटा 9 के बाद अगला संख्या क्या आती है 10 आती है, तो 9 की 10 से गुणा करोगे, 9 धाम कितना हो जाएगा 90, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी देखो यही किया है, 5 पंजे 25। ठीक है, और 12 के बाद क्या नंबर आता है, यहाँ पे 12 12 है ना, तो बेटा 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है 13, तो मैंने 12 की 13 में गुणा करी 156 आया, देखो ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये मैंने पढ़ाया चैप्टर है ना, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, यानी ये जो सांख्यिकी है इसमें हम लोग डेटा के बारे में यानी आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, आंकड़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और आंकड़ों से ही हम लोग कुछ ऐसे मान निकालते हैं जो सारे आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रतिनिधित्व कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के मान होते हैं, एक हमारे पास होता है परिसर,
एक हमारे पास होता है परिसर, दूसरा हमारे पास होता है माध्य, और फिर हमारे पास होता है माध्यक, और हमारे पास होता है प्यारे बच्चों बहुलक। तो ये कुछ ऐसे मान हैं कि जिनसे हम लोग अपने सभी आंकड़ों को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे निकाला जाता है माध्य, कैसे माध्यक निकाला जाता है, कैसे बहुलक निकाला जाता है, एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एक एक नंबर में बहुविकल्प में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, यानी आंकड़ों को वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में जैसे मान लीजिए आपको वर्ग दिया गया है कैसे, 10 से 20, या आपको दिया गया है 20 से 30, फिर आपको दिया गया है 30 से 40, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं। अब अगर आपको इन्हीं वर्ग की क्या निकालनी है, वर्ग माप निकालनी है, यानी कि चौड़ाई निकालनी है। वर्ग माप का मतलब होता है चौड़ाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग एच बोलते हैं। तो अगर आपको ये निकालना है तो उसके लिए आपको उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप परिसर निकालना चाहते हैं, क्योंकि परिसर पे भी आता है क्वेश्चन, परिसर यानी कि रेंज अगर आप निकालना चाहते हैं, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेंज का फॉर्मूला ये होता है कि जो सबसे बड़ा मान होता है उसमें से हम सबसे छोटा मान जो होता है उसको घटा देते हैं। मान लीजिए कि आपके आंकड़े जो हैं 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 6 8 12, ठीक है 18, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आंकड़े आपके जा रहे हैं 32 तक। और अगर आपको इनका क्या निकालना है, परिसर निकालना है, तो आप सबसे बड़ा मान देखिए क्या है यहाँ पर 32, इसमें से आप सबसे छोटा मान घटा देंगे। सबसे छोटा मान क्या है 1, तो 32 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 31, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज यानी कि परिसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं मध्य बिंदु, जिसे हम लोग वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, और जो वर्ग चिन्ह होता है उसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा यहाँ पर आई से कंफ्यूज मत होना, आई का मतलब ये होता है कि कौन सा आंकड़ा नंबर है, यानी आंकड़ा कौन सा वाला है। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है x1, या आपके पास लिखा हुआ है x2, आपके पास लिखा हुआ है x3, आपके पास लिखा हुआ है x4, आपके पास लिखा हुआ है x5, तो बेटा ये 1 2 3 4 5 का क्या मतलब है, पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, चौथा आंकड़ा, पांचवा आंकड़ा, और इस तरीके से कहां तक जाते हैं हम लोग, एक्स आई तक जाते हैं, यानी आई वाला आंकड़ा, आईवा आंकड़ा। ठीक है, जैसे पहला आंकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एक्स आई का मतलब क्या है, आईवा आंकड़ा। आई का मान जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू होता है। समझ में आ रही है बात। तो बेटा ये जो एक्स आई है, यानी कि जिसे हम वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहते हैं, ये कैसे निकाला जाता है, उच्च सीमा में हम निम्न सीमा को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और 2 से भाग देते हैं, यानी दोनों को जोड़ देते हैं और फिर उसका आधा कर देते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे 20 से 30 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 20 में 20 में आप 30 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और फिर इसको 2 से भाग दे देंगे। 20 और 30 कितना होता है, 50 होता है। 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों, अगर आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे दिए जाए, यानी कि आपको ढेर सारे आंकड़े दे दिए जाए, जैसे कि x1, x2, x3 है ना, x4, x5 और कहां तक दे दिए जाए, आपको मान लो xn तक दे दिए है ना, तो क्या करोगे आप, इसका माध्य कैसे निकालोगे बेटा, माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब एक तरह से औसत ही होता है। इसको हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से दिखाते हैं। एक्स और उसके ऊपर एक डंडा लगा होता है, एक लाइन खींची होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों बार। ठीक है, तो एक्स बार बराबर क्या हो जाता है, सभी आंकड़ों का योग और बटे में कुल आंकड़ों की संख्या, यानी जितने भी आंकड़े आपको दिए गए हैं सभी आंकड़ों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी एक्स बार बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, कहां तक दिए गए हैं आपको ये आंकड़े, ये आपको आंकड़े दिए गए हैं xn तक। n xn क्या है, nवा आंकड़ा है। ठीक है, और कुल आंकड़े कितने हैं भाई, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये कौन सा है, nवा आंकड़ा। तो यानी कि टोटल कितने आंकड़े हैं, n आंकड़े हैं। तो सबको ऊपर जोड़ देंगे, सभी आंकड़ों का जोड़ और बटे में कुल आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, टोटल n आंकड़े, जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, 15 है, 50 है, 250 है, 3000 है, कुछ भी हो सकता है n का मान, तो प्राकृतिक संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया, ये किस तरीके से निकालना है। चलिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों माध्य के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेथड। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, ये आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे fi क्या है, xi क्या है, तो बेटा xi तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, मध्य बिंदु है। xi क्या है, मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह, ये तो मध्य बिंदु है। और यहाँ पर fi जो है बच्चों वो क्या है, संगत बारंबारता। संगत क्या है बच्चों, बारंबारता, जो आंकड़ा है उस आंकड़े की बारंबारता क्या है। बारंबारता का मतलब होता है कोई आंकड़ा कितनी बार आ रहा है। ठीक है,
चलो इसके बाद बच्चों जब हम लोग कल्पित माध्य विधि लगाते हैं माध्य निकालने के लिए, तो उसमें हमें किसी xi के किसी एक आंकड़े को, जो हमें xi दिया होता है, मतलब जो हमें वर्ग चिन्ह जितने भी दिए होते हैं, यहाँ पर जो भी वर्ग चिन्ह दिए होते हैं, जो भी हम xi निकालते हैं, उनमें से किसी एक आंकड़े को, और किस आंकड़े को मानते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, उस आंकड़े को हम यहाँ पर a मान लेते हैं, यानी कि हम उसे कल्पित माध्य मान लेते हैं। a क्या होता है बच्चों? कल्पित माध्य होता है। a को हम कहते हैं कल्पित माध्य, यानी कि अज्यूम्ड मीन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अज्यूम्ड मीन बोला जाता है, कल्पित माध्य। और इसीलिए बेटा इसको इंग्लिश में बोला जाता है कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो कैसे निकालेंगे? यहां से ये बिल्कुल सिंपल है, a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI, यानी FI/DI की पहले आप गुणा निकालेंगे। इस FI/DI का मतलब यहाँ पर है कि पहले आप FI की DI के साथ गुणा निकालेंगे। अब सवाल ये है कि DI कैसे निकलेगा? तो बेटा DI निकलता है मेरे बच्चों XI में से a घटाने पर, और XI तो आपको पता ही है, जो यहाँ पर सारे आंकड़े दिए हैं। a कैसे पता लगता है? जो बिल्कुल बीचों बीच में आंकड़ा होता है उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, और फिर जब DI आ जाता है तो जो आपकी बारंबारता दी गई होती है उसकी उन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं। और ये जो सिग्मा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सिग्मा का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब क्या है? जोड़ना, यानी समेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समेशन, समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब होता है बेटा जोड़ना, सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? चलिए, तो ये फॉर्मूले हैं, इनको लिख लो, इस पर अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देन इसके बाद बेटा आता है पग विचलन विधि। पग विचलन का मतलब है, पग का मतलब है बेटा स्टेप, विचलन का मतलब है डेविएशन, यानी कि विचलन कितना हो रहा है, डेविएशन कितना है। पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हो सकता है आपको पग विचलन विधि पर दे दिया जाए बोर्ड में, या एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको कल्पित माध्य विधि पर दे दिया जाए, कुछ भी आ सकता है। तो हम तो सारा ही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम लोग पहले बहुत अच्छे से चुके, तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना केवल। चलिए, तो बेटा यहाँ पर जो माध्य निकाला जाता है उसमें सिर्फ एक चीज होती है कि यहाँ पर DI की जगह पे क्या आ जाता है? UI आ जाता है, ठीक है, और गुणा में H और आ जाता है, H और आ जाता है। H आप लोग जानते ही हैं, H क्या है बेटा? H जो है वो वर्ग माप है, जो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कैसे निकाली जाती है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। और बेटा UI कैसे निकाला जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो एक नई चीज आ गई UI। यस, UI कैसे निकाला जाता है? UI निकाला जाता है बच्चों DI बटे H से। और आपको अभी इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो DI है वो कैसे निकाला जाता है? XI में से a घटाने पर। a क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर कल्पित माध्य है, ठीक है, और XI क्या है? वर्ग चिन्ह है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये सवाल बेटा मैं कह सकता हूँ बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें केवल 4 काम हमें करने होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। और जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, पहली दूसरी क्लास से करते आ रहे हैं। बस यहाँ पर हमें तरीके से काम करना होता है, क्योंकि अगर हमारी एक भी गलती होती है तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो बहुत ध्यान से करेंगे। और बेटा ये क्वेश्चन आपको पूरे नंबर भी दिलवाते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और ये अच्छे नंबर में भी आते हैं, यानी कि 5 नंबर में, 6 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है, और 1-1 नंबर में भी आते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, देखिए 3 मेथड थे, है ना, माध्य निकालने के, वो मैंने आपको तीनों मेथड बताए। इसके बाद आता है बेटा बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है मॉड, MODE, मॉड। ये क्या होता है? ये वो होता है कि जब किसी आपको बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं, तो कोई एक ऐसा आंकड़ा होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है, यानी जिसकी बारंबारता जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, वही आंकड़ा हमारा क्या हो जाता है? बारंबारता क्या होगी? सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक का मतलब है सबसे ज्यादा होगी। अगर बारंबारता सर्वाधिक हो तो वही आंकड़ा क्या हो जाता है? आपका बहुलक कहलाता है। ये तो नॉर्मल आंकड़ों के लिए था। अगर आपके आंकड़े वर्गीकृत हो जाए तो, वर्गीकृत का मतलब है कि अगर आपके आंकड़ों को वर्गों में बांट दिया जाए, वर्गों में मतलब 10 से 20, ठीक है, फिर 20 से 30, ठीक है, फिर 30 से 40, अगर इस तरीके से आपके आंकड़ों को बांट दिया जाएगा तब आप बहुलक कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में बेटा हमें बारंबारता देखनी पड़ती है कि किस वर्ग की जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। पहले तो हम ये देखेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है तो उसका वर्ग देखते हैं। मान लीजिए कि ये वाला वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ये जो वर्ग हो जाता है बेटा उसे हम कहते हैं यहाँ पर बहुलक वर्ग। ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है बहुलक वर्ग। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों बहुलक वर्ग। और जब आपको बहुलक वर्ग पता चल जाता है तो फिर आपको L पता चल जाएगा। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट। निम्न सीमा का मतलब है बेटा लोअर लिमिट, ठीक है, निचली सीमा भी कहते हैं इसको, ठीक है, लोअर लिमिट, निचली सीमा जो है। और F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ठीक है। तो F1 यहाँ पर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक
वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पर F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता ठीक है। फिर F2 क्या होता है बच्चों, बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और H तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, वर्गमाप है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर निकाला जाता है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है रिवाइज करने में, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है? तो अगर रिवीजन अच्छे से हो रहा है बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि ये रिवीजन वाली क्लास आपको कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं माध्यिका यानी माध्यक के बारे में। तो माध्यक कैसे निकाला जाता है, किसी भी जब आपको आंकड़े दिए जाते हैं और वो आंकड़े अवर्गीकृत है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको ये देखना होता है कि n क्या है। अगर n बेटा विषम होता है, तो अगर n विषम होता है तब आप क्या करते हैं, माध्यिका n+1/2 वा पद हो जाता है। जैसे मान लो आपको दिया गया है 1 2 ठीक है 6 7 है ना, और क्या दिया हुआ है 5, ये आपको आंकड़े दिए गए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, 1 2 5 6 7, ये हो जाएगा आरोही क्रम। अब आप ने देखा कि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी n बराबर क्या है 5 है, मतलब टोटल 5 आंकड़े हैं, 5 आंकड़े हैं यानी कि n क्या है बेटा विषम है। तो आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी n+1/2 वां पद, यानी ये आपका हो जाएगा 5 + 1/2 वां पद, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 5 और 1 6/2 वां पद, ठीक है। इसका मतलब 6/2 का मतलब क्या हो गया, 2 3 6 यानी 3वां पद। 3वां पद का मतलब क्या है, 3वें पद का मतलब है ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो 5 हो जाएगा आपका आंसर। आपका माध्यिका यानी m बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों तरीका, ठीक है। जब आपसे कहा जाए कि n जो है वो सम है, मान लो अगर इसी में एक आंकड़ा और दे दिया जाता कोई है, अगर मान लो इसी में ही कोई एक आंकड़ा और दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 1 2 ठीक है 4 6 8 है ना, और क्या दिया है 10, ये दिया है आपको, तो कितने आंकड़े हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आंकड़े हैं, यानी n का मान क्या है सम है, n बराबर क्या है 6। तो बेटा तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 वां पद प्लस n+1/2 वां पद, और फिर पूरे का क्या निकालेंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। तो जब n की जगह पे तुम यहाँ पे 6 रखोगे ना, तो क्या आएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 3वां पद ठीक है, प्लस 4वां पद है ना, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बेटा 3वां पद प्लस 4वां पद, 3वां पद प्लस 4वां पद क्या होगा, हाँ 3वां पद प्लस 4वां पद क्या होगा, तीसरा और चौथा पद है ना, 3वां और 4वां पद मतलब क्या है, तीसरा और चौथा पद। तो बेटा यहाँ पर तीसरा और चौथा पद क्या हो जाएगा, देखो तीसरा पद है यहाँ पर 4 और चौथा पद है 6, तो यानी 4 और 6 को आप क्या कर देंगे, 4 और 6 को आप जोड़ेंगे और फिर इसका आधा कर देंगे, 10/2, 10/2 का मतलब हो गया बेटा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया सभी को, चाहे 3वां 4वां का हो चाहे तीसरा चौथा का हो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। 15वां अगर आएगा तो उसको फिर कैसे बोलोगे, ठीक है, तो इसीलिए वाह लगाया गया है वहां पे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अब जब आपके आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाएगा। तो वर्गीकृत का मतलब क्या है कि अब आपके आंकड़ों को वर्गों में बांट दिया गया है, मतलब 10 से 20, 20 से 30 ठीक है, 30 से 40 ठीक है, 40 से 50। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है बेटा कि जो आपको बारंबारता यानी f दी गया होता है उससे आप निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो पहले वाले की मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो कैसे आती है भाई, पहले वाले की तो एक की आ जाएगी, दूसरे में क्या करेंगे, इस 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इस तरीके से आ जाता है। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर n का मान क्या है, n का मान तो यहाँ पर 7 आ रहा है, तो यानी कि आप n/2 निकालेंगे, n/2 कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। 7/2 का मतलब कितना होगा, 7/2 का मतलब हो गया कि 7 का आधा होता है बेटा 3.5 है ना, 3.5 3.5 होगा, तो 3.5वां आंकड़ा कहाँ पे आएगा, अब 3.5वां आंकड़ा नहीं होता है, या तो तीसरा आंकड़ा होता है या चौथा आंकड़ा होता है, 3.5वां कोई आंकड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा बेटा यहाँ पे, ये जाएगा इस 4 वाले में, क्योंकि 3 तक के आंकड़े तो इधर आ गए ऊपर है ना, ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये कहाँ पे आएगा, ये तो इस वर्ग में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा माध्यिका वर्ग, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। पता चल गया माध्यिका वर्ग कैसे पता करते हैं, जब माध्यिका वर्ग आपको पता चल जाएगा तो वो आप क्या निकाल सकते हैं, निम्न सीमा बता सकते हैं। ये माध्यिका वर्ग की कौन सी सीमा है, यह माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है यानी निचली सीमा है, ठीक है। और CF क्या होता है यहाँ पर लिख लो,
CF होता है मेरे प्यारे बच्चों माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की, ये लिखने में बड़ा है पर वैसे बहुत छोटा है, ऊपर वाले वर्ग की, ऊपर वाले या पहले वाले लिख लो एक ही बात है, की संचयी बारंबारता। ध्यान रहे ये संचयी बारंबारता लेनी है आपको। और यहाँ पर ये F क्या है, यहाँ पर F जो है बेटा वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और H तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, H जो है यहाँ पे वर्ग माप है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों फॉर्मूला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है, सिंपल आप लोग इसको 2-4 बार लिख कर देखोगे ना, ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, 3 चीजें मैंने बताई थी, एक तो माध्य बताया था, माध्यिका बताया था, और तीसरा बताया था बहुलक। तो अब बहुलक बता रहा हूँ। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, माध्यिका का बता चुका हूँ, माध्य का बता चुका हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो कई बार एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। याद रख लीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणा, बेटा माध्यिका को क्या कहते हैं कैपिटल M, और माध्य को क्या कहते हैं माइनस 2 गुणा में माध्य को हम लोग बोलते हैं x बार। ठीक है, इसी को वो इधर उधर चेंज करके फॉर्मूले को दे देते हैं एग्जाम में कई बार। ठीक है, जैसे 2 गुणा माध्य जो है उसको इधर ले आएंगे, बहुलक को उधर ले जाएंगे, ऐसा भी वो कर देते हैं। ठीक है, या जो वो 2 गुणा माध्य है उसको वहीं रखेंगे, माध्यिका को इधर ले आएंगे, ये चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत और तब दे देते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो माध्यिका है वो आपको दी गई है 20। ठीक है, और आपको दिया गया है कि जो बहुलक है, बहुलक कितना दिया गया है आपको, बहुलक मान लीजिए आपको दिया गया है 5, और आपसे पूछा जाता है बताइए माध्य कितना होगा, तो आप इसी फॉर्मूले में रख देंगे, इसी फॉर्मूले में रखिए फटाफट से, और मुझे जल्दी बताइए क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे, माध्य हमें निकालना है, तो 2 गुणा में माध्य, 2 गुणा में माध्य बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा में माध्य आ जाएगा आपका 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका, और इसमें से हम घटा देंगे बहुलक, इसमें से हम क्या घटा देंगे बहुलक घटा देंगे। तो देखो 3 गुणा में माध्यिका कितनी दी है बेटा, माध्यिका आपको दी हुई है 20। ठीक है, बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक आपको दिया हुआ है 5, तो 20 दिया 60, 60 माइनस 5, 60 में से 5 जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है बेटा 2 गुणा माध्य है, तो बेटा ये माध्य कितना आ जाएगा यहाँ से, अब 2 से भाग लगा दो, तो 55 को जब 2 से भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, बचा कितना यहाँ से 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 27.5 आ जाएगा, 27.5। तो इस तरीके से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आपको करवा दिया। ओके, चलिए अब बच्चों एक सवाल लेते हैं और इसको ना तीनों विधियों से करेंगे, माध्य भी निकालेंगे इसी का हम लोग बहुलक भी निकालेंगे, और इन्हीं आंकड़ों का हम माध्यिका भी निकालेंगे। फटाफट से करना है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें वर्ग दिया हुआ है, क्या क्या वर्ग दिया गया है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। अब इसका हम क्या निकालते हैं xi, यानी कि मध्य बिंदु, यानी कि वर्ग चिन्ह। कैसे निकाला जाता है, उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ो, 3 और 1 4, और उसका आधा कर दो, 1 + 3/2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4/2, 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, तो सिंपल मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। अब हमने देखा कि यहाँ पर वर्ग माप कितने की, बेटा बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ जो तुम्हें आगे तक के लिए काम आने वाली है, 11th 12th एंड देन आफ्टर 12th, मतलब अगर 12th के बाद आप लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स करते हैं, तो आपको ये आगे तक के लिए काम आएगी ट्रिक। बेटा यहाँ पर 2-2 का अंतर है, तो आप इसमें 2-2 जोड़ते चले जाओ, 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ा तो आ गया 10, आपको अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखी इसकी बारंबारता यानी कि FI कितनी दी गई है, देखो 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। अब देखिए अगर मुझे क्या लगानी है, अगर मुझे बेटा प्रत्यक्ष विधि लगानी है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI, और बटे में क्या होता है सिग्मा FI होता है, यानी कि मुझे FI XI की गुणा करनी पड़ेगी, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यही तो है, FI गुणा में XI निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 सत्ते 14, 8 चौके 32, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 एकम 10, सबको जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 6 कितने हो गए 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 6 7 8, 84 आ गया। बेटा जोड़ने घटाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, मतलब मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो इसलिए इसको चेक कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि सर आपने तो गलत लिख दिया, सर आपने तो गलत लिख दिया, बेटा ऐसा नहीं कि मुझे जोड़ना नहीं आता। ठीक है, बट कई बार हम लोग जब जल्दबाजी में करते हैं तो वो गड़बड़ हो भी जाता है, और इस चीज का आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि जब आप आंसर निकाल लेंगे तो उसके बाद कैलकुलेशन को खुद से चेक करना मत भूलना, खास करके इन सवालों में। ठीक है, अब FI को भी जोड़ लेते हैं, सारी बारंबारताओं का जोड़, 7 8 15, 15 और 5 कितने हो गए 20 हो गए। ठीक है,
तो बेटा हमें निकालना है माध्य। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है, ये आया 84 और ये आया है 20। 84 बटे में कितना हो गया 20। तो बेटा 0 से तो दशमलव लगा देंगे, 2 से 84 को काटते हैं 4 और 2 और क्या आ जाएगा 4.2 आ जाएगा आपके पास समांतर माध्य x बार। अब देखना जब दूसरी विधि लगाऊंगा ना तो उससे भी 4.2 ही आएगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कल्पित माध्य विधि। मजा आ जाएगा बेटा अभी आपको। देखो तीनों विधियों से करेंगे कल्पित माध्य विधि, यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित माध्य विधि से x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। नहीं, पहले a जुड़ता है, a में क्या जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, डी आई हो जाता है इसके अंदर बटे में सिग्मा एफ आई, और गुणा में क्या आता है h आता है। यही होता है ना, बताओ यही होता है कि नहीं। अरे इसमें गुणा में h नहीं होता भाई। हाँ चलो, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो भाई कल्पित माध्य किसे माना जाए, कौन सा ऐसा आंकड़ा है x का, ऐसा कौन सा मान है जो बिल्कुल बीचों बीच में है। 1 2 3 4 5 5 आंकड़े हैं, तो बेटा यहाँ पर 6 जो है ये बिल्कुल बीचों बीच में है। यही आपका क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ए। अब बहुत बच्चों के एग्जाम मतलब कि दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर ऐसा ना हो तो मतलब किसको मानेंगे बीच में, अगर मान लो अगर 6 आंकड़े दे दिए जाते तब क्या करते। तो बेटा तब आप चाहे तीसरे आंकड़े को मानते चाहे चौथे को मानते, है ना। तो तब आप चाहे तीसरे या चौथे में से दोनों में से किसी को भी मानते, आंसर आपका तब भी सही आता, वो गलत नहीं आएगा। आप तीसरे को भी मान सकते हो कल्पित माध्य, चौथे को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डी आई। डी आई कैसे निकलता है बेटा, एक्स आई में से ए घटाने पर। ठीक है, तो ये है हमारा सारा एक्स आई, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब इसमें से हमने एक किसको माना है, 6 को माना है, तो 6 को घटा देते हैं सब में से। 6 को घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो आपके पास आएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा आपके पास 0, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 4। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई की गुणा निकालेंगे। एफ आई गुणा में डी आई, एफ आई डी आई की गुणा निकालिए तो क्या आएगा, देखिए ये है एफ आई और ये है डी आई। 7 चौके 28 माइनस का, ठीक है, 8 दूनी 16 माइनस का, ठीक है। 2 की 0 में गुणा होगी 0 ही हो जाएगा। 2 दूनी कितना होगा बेटा, 4 हो जाएगा, और 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो माइनस वालों को अलग जोड़ोगे, प्लस वालों को अलग जोड़ोगे, तो देखो ये कितना आएगा, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, 44 आएगा माइनस का। जब इन दोनों को जोड़ेंगे और 4 क्या होता है, ये तो 8 होगा। अब देखो ये माइनस का 44 है, ये प्लस का 8 है, तो माइनस का 44 प्लस का 8, बताओ कितना आएगा। 44 में से 8 बताओ, 4 घटाया 40 हो गया और 4 घटाया 36 हो गया, तो 36 आया माइनस का, 36 आया बेटा माइनस का। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ए कितना है, ए है हमारे पास 6 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है, माइनस का 36 आ रहा है, तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस का 36 और बटे में सिग्मा एफ आई कितना है, वो तो 20 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 6 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 36 बटे कितना है 20, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1.8 आएगा, क्योंकि बेटा बटे में 0 भी तो है। अब जब 6 में से 1.8 घटाओगे तो 4.2 ही तो आएगा, और ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माध्य तो वही रहने वाला है, माध्य नहीं बदलेगा, चाहे विधि कोई सी भी लगाए, है ना, तरीका कोई सा भी करें। चलो अब इसके बाद अगली विधि देखते हैं, दैट इज पग विचलन विधि। पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का मतलब है स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे x बार यानी समांतर माध्य बराबर क्या हो जाता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में क्या आता है h। बेटा ui आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो ui कैसे निकलता है, बहुत आसान है बेटा। ui निकालने का तरीका क्या है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ui के लिए आपको क्या करना पड़ता है, di को h से भाग देना होता है, जो भी h है उससे आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। तो देखो डी तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, यही तो आ रहा है, -4 -2 0 2 4, यही सब तो आ रहा है। तो और h क्या है, h कैसे पता लगता है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, तो या तो 3 में से 1 घटा दो, या 5 में से 3 घटा दो, 7 में से 5 घटा दो, 9 में से 2 घटा दो, आएगा तो क्या 2 ही आएगा, है ना, क्योंकि क्या है आपका ये 2। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डी जो है -4 है, -4 को 2 से भाग दोगे, -2 को 2 से भाग दोगे, 0 को 2 से भाग दोगे, फिर बेटा 1 को 2 से भाग दो, यहाँ पर क्या है 2, हाँ, तो 2 को आपने 2 से भाग दिया, 4 को आपने 2 से भाग दिया, ये आपके पास आ रहा है -2, ये आपके पास आ रहा है -1, ये आपके पास आ रहा है 0, ये आपके पास आ रहा है 1, ये आपके पास आ रहा है 2। ठीक है, ui भी आ चुका है। अब लास्ट काम हमारा क्या है, अब हमारा लास्ट काम है एफ आई की ui के साथ में गुणा निकालना। तो इसको मैं लेफ्ट साइड में निकाल दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, पता तो चल रहा है ना कि काम क्या हो रहा है। तो देखो डी क्या, ui क्या है, -2 -1 0 1 2, और हमारे पास एफ आई क्या है ये, तो 7 दूनी -14, ठीक है। फिर 8 की -1 में गुणा होगी तो कितना आएगा, -8 एकम 8, 0 की 2 में गुणा हो जाएगी 0 हो जाएगा,
फिर यहाँ पर है 2, 2 की गुणा 1 में होगी तो 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 1, 1 की गुणा 2 में होगी तो फिर से 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको भी जोड़ देते हैं। देखो 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 4 12 का 2 यानी कि 22। ये होगा बेटा माइनस का 22। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका यहाँ पे माइनस का 22, इधर लिख दे रहा हूँ माइनस का 22 होगा। 2 और 2 कितना होगा, प्लस का 4 होगा। 2 और 2 प्लस का 4, तो माइनस 22 में से प्लस का 4, माइनस 22 प्लस 4, 22 में से 4 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा, 18 आएगा। 18 ही तो आएगा माइनस का। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। ये रहा, देखो ए तो हमारे पास 6 ही था, वो तो हमने 6 ही मान रखा है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है। सिग्मा एफ आई कितना है, 20, और गुणा में एच का मान कितना है बेटा, एच का मान देखो ये लिखा हुआ है, एच का मान 2, तो यहाँ पे हमने यहाँ रख दिया 2। अब देखो क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, देखिए 2 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 0 से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा यानी 6, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 18 बटे कितना होगा, ये वाली 0 यानी कि 10। तो बेटा ये आ जाएगा 6 माइनस 18 बटे 10 का मतलब 1.8, यानी यहाँ से भी कितना आ गया, 4.2। ये आपका आ गया एक्स बार, और आपकी पग विचलन विधि फिनिश। ठीक है, तो तीनों विधियां मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ओके, चलिए अब इसके बाद बच्चों यही सेम क्वेश्चन हम लोग किसके लिए करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इससे क्या निकालते हैं, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो वर्ग है वो लिख लेता हूँ। वर्ग हमें क्या दिया गया है, 1 से 3। मैं आप यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ बेटा माध्यिका। माध्यिका निकालने जा रहे हैं हम लोग 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। लास्ट यही है ना, 9 से 11 ही तो है लास्ट। हाँ, 7 8 2 2 1, ये है इसकी बारंबारता। बारंबारता लिख लेते हैं, क्या दी गई है हमें यहाँ पे, एफ। 7 8 2 2 1। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, यानी संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाली तो 7 ऐसे ही आ जाएगी। 7 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, 17 और 2 कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 20। ये जो 20 आया है यही आपका क्या है, सिग्मा एफ आई है। यही आपका एन का मान भी है, ये भी याद रखेंगे, यही एन का मान है। तो ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा एफ आई निकालोगे तो वो भी तो 20 ही आएगा सबको जोड़ने पर। तो बच्चों हम क्या निकालते हैं, n बटे 2 निकालते हैं, यानी कि 20 बटे 2। 20 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 आ गया तो आपको ये पता चल गया कि भाई 10वां आंकड़ा आपका कहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ तो 7वें आंकड़े तक आ जाएंगे, यहाँ तो 7वें आंकड़े तक आ जाएगा। 7 के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 15वें आंकड़े तक यहाँ पे आएंगे। यानी ये आपका जो है अब आपके काम की बात है। ये जो है बात समझ में आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माध्यिका वर्ग। ये जो है आपका क्या है बेटा, माध्यिका वर्ग है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्या है, माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग आपको पता चल गया क्या है, 3 से 5। माध्यिका वर्ग है 3 से 5, तो यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 3। माध्यिका वर्ग की बारंबारता f का मान क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता बेटा वो है यहाँ पर 8। ठीक है, सी एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ध्यान रहे, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि वो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता लिख देते हैं, जबकि सीएफ का यहाँ पर जो मतलब है वो है माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि कितनी है, 7 है। ठीक है, और एच का मान क्या हो जाएगा, सब में हमें पता है 2 2 का अंतराल चल रहा है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो 2 2 का अंतराल चल रहा है, तो एच का मान हो गया 2। अब सीधा लगा देते हैं माध्यिका का फॉर्मूला। माध्यिका, या जिसे हम बेटा माध्यक भी कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे माध्यिका लिखा हुआ है चाहे माध्यक लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। एल प्लस क्या हो जाता है, एन बटे 2 माइनस का सी एफ, और बटे में क्या होता है एफ, और गुणा में क्या होता है एच। बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से एल का मान कितना है आपके पास, देखो एल का मान है हमारे पास 3, प्लस एन बटे 2 का मान कितना है, वो है हमारे पास 10। देख लो, एन बटे 2 डायरेक्ट रख देंगे, एन बटे 2 का मान कितना है, 10 है। सी एफ कितना है, सी एफ है हमारे पास यहाँ पर 7, तो 10 माइनस 7 बटे में एफ का मान कितना है, एफ का मान है हमारे पास यहाँ पर 8, और गुणा में एच का मान है बेटा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। 10 में से 7 गया, 3 बटे 8 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 3 प्लस 3 बटे 4। 3 बटे 4 का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 0.25 होगा ये, क्योंकि 1 बटे 2 का मतलब तो क्या, सॉरी 0.75 होगा। हाँ, 0. क्या हो जाएगा, 75। बस इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3.75 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी माध्यिका आ गई। और देखो माध्यिका उसी वर्ग के अंदर आएगी जो हमने, हमारा माध्यिका वर्ग आ रहा था। माध्यिका वर्ग क्या था हमारा, 3 से 5, तो ये जो 3.75 है वो 3 और 5 के बीच में ही तो है ना बेटा, है कि नहीं है, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुलक के लिए भी कर लेते हैं, ताकि आपका पूरा रिविजन हो जाए।
ठीक है, तो बहुलक के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, देखो बहुलक के लिए सबसे जरूरी है बारंबारता का पता लगाना। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग। F1 माइनस का F0 बटे में क्या होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 गुणा में H। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी बहुलक वर्ग है उसका पता लगेगा बारंबारता को देखने पर। जब हमने देखा कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 2 1, सबसे अधिक बारंबारता तो ये 8 वाली है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 8 है ना। तो बेटा यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बहुलक वर्ग होगा। पता चल गया है ना कि क्यों है ये बहुलक वर्ग। देखो हवा में तीर नहीं चलाना है, ये क्यों है बहुलक वर्ग, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो 8 है ये सबसे अधिक बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता, इससे अधिक बारंबारता कोई और नहीं है। तो यही 3 से 5 वाला हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब जब हमें ये पता चल गया कि बहुलक वर्ग यहाँ पर क्या है, तो L का मान हमें पता चल गया 3 है, क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। फिर क्या होगा बेटा, F1 का मान लिखेंगे, F0 लिखेंगे, F2 लिखेंगे, इन तीनों का मान निकालते हैं। तो देखो बेटा पहले क्या है F1, जो क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8। F0 क्या होता है बेटा, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता है 7, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 7। फिर F2 होता है बहुलक वर्ग से बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो वो है यहाँ पर 2, तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2। अब फॉर्मूले के अंदर उठा के फेंक देते हैं, तो L का मान कितना है 3 प्लस F1 का मान कितना है बेटा 8 माइनस F0 है 7, ठीक है। 2 गुणा में F1 यानी 2 गुणा में क्या हो जाएगा 8 माइनस F0 यानी कि 7 माइनस F2 यानी कि 2, और गुणा में H का मान कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 2 8 16 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 और 2 कितने हो गए 9, गुणा में कितना आ गया बच्चों 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 एकम 2 और 16 में से 9 जाएंगे तो आपके पास आएगा 7। 7 से इसको भाग दे देते हैं, 7 से 2 को भाग देना है, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगी, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, बचेगा कितना 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बच गया 4 बच गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 प्लस 0.28, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास 3.28, ये आपके पास आ जाएगी बच्चों माध्यिका। कैलकुलेशन में हो सकता है बेटा गड़बड़ हो जाए, कुछ मैंने कम ज्यादा जोड़ दिया हो ऐसा, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया है, तो इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। सारा कुछ हो गया, पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर का निचोड़ हो गया, तो एक झलक मार लेते हैं पूरे चैप्टर पे, है ना, जो फॉर्मूले हैं सारे के सारे। चलिए जल्दी से एक झलक में देख लेते हैं सारे फॉर्मूले। हमारे पास बच्चों माध्य जो होता है प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा FI XI बटे क्या होता है सिग्मा FI। इसके बाद बच्चों अगली विधि है कल्पित माध्य विधि, A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI होता है। फिर उसके बाद आती है बच्चों पग विचलन विधि, जिसमें क्या होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI और गुणा में होता है H। ध्यान रहे यहाँ पे H नहीं है पर यहाँ पर H है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर बहुलक के लिए क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। इसके बाद बेटा माध्यिका या जिसे हम माध्यक भी कहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा में H। याद रहे ये CF कौन सी होती है, माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पर 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है, बहुलक बराबर 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो ये पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने ये चैप्टर अपना सांख्यिकी पूरा का पूरा रिवाइज किया है, ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा और आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को जो ये रिवीजन हुआ है ये कैसा लगा, कैसे आप लोगों ने इसको सीखा अच्छे से, है ना, आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, स्टडी रिलेटेड डाउट्स के लिए, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, अगर अभी तक आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा टेलीग्राम पर मेरा स्टडी ग्रुप है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, अमित सर की पलटन, जिसमें आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ बच्चों मिलेगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी बेटा मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, amit_doubtnut, ठीक है। तो बच्चों जो भी बात हो वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। एंड बस एक चीज और कि आपकी बात को बेटा मैंने माना है। आपकी पिछली क्लास में जो आप लोगों ने बोला था कि सर सांख्यिकी का रिवीजन करा दीजिए, मैंने सांख्यिकी का रिवीजन कराया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा उसमें आपको किस चैप्टर का रिवीजन करना है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।